गुड इवनिंग। आगे बढ़ते फिर हम लोग बच्चों। ओके, चैप्टर नंबर 4 की तरफ, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। तो वही सीक्वेंस में अपन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। जो कंपनीज ऐड का है तो फटाफट वो भी हो जाएगा। तो वी हैव कवर्ड, आई होप क्वाइट इन डिटेल तुमको समझा है जो भी अब तक हो चुका है। यस, चलिए। तो सेक्शन 42 तुम्हारा कौन सा था बच्चों? सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट। याद आ रहा सभी को, ऑल ऑफ यू, है ना? प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, वो भी अपना हो चुका। सो रूल्स कंडीशंस फॉर्म्स वगैरह सब कुछ हो गए हैं अपने। ओके ऑल ऑफ यू, आगे बढ़े हम लोग। ऑलराइट, देन अगला वाला, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। रेडी एवरीबॉडी? अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन फर्स्ट हाफ ऑफ द सिलेबस, फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट 10 चैप्टर तुम्हारे कंपनी एक्ट के। ओके, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, इसमें तुम्हारा बहुत सारा होगा। अलॉटमेंट अपना अलॉटमेंट ऑलरेडी अपना हो चुका है सेक्शन 39 में, है ना? तुम्हारे वोटिंग राइट्स वगैरह, कॉल, सेक्रेटरीज प्रीमियम का तुम्हारा यूज, है ना? देन व्हाट डू वी हैव, योर ईसॉप, स्वेट इक्विटी, वो सब तुम्हारा इसमें आएगा। व्हाट एल्स वी हैव? अगेन तुम्हारा रजिस्टर मेंबर्स, उसका ट्रांसफर वगैरह बहुत कुछ है। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, राइट, बोनस एंड बायबैक एंड डिबेंचर्स। तो ये सब हमको करना बच्चों ये चैप्टर में। रेडी एवरीबॉडी? ऑलराइट, चलो बड़े हम लोग आगे हैं। तो जो डायरेक्टली मेन पार्ट पे आते हैं। ओके, सेक्शन 43, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। रेडी? इसमें तुम्हारे शेयर कैपिटल में जो कौन से हिस्से रहेंगे तुम्हारे? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। कर लिया? प्रेफरेंस के ऑलरेडी बहुत सारे टाइप्स थे, क्या उसको पता फटाफट? कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, ये सब आते तुम्हारे, है ना, प्रेफरेंस में। क्लियर लियो। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी इतना उसको पूछा नहीं है। आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बच्चों ऑल्सो ओनर्स और नॉट ऑफ द कंपनी? टेल मी दिस, दे आर और नॉट ओनर्स ऑफ द कंपनी? ऑब्वियसली बच्चों वो लोग ओनर्स है कंपनी के, हाँ या ना? बस उनको थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट मिलता है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है उनको, है ना? रंजूअर टाइप्स क्या होता है? ओके, हाँ, पर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उनको मिलता है। प्रेफरेंस क्या, ऑब्वियसली उनको पता है, इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप। तो इक्विटी वालों के पहले प्रेफरेंस वालों को उनका वाइंडिंग अप का पैसा जो भी रहेगा बनता है वो दिया जाएगा, कुछ बच जाता है अगर असेस में से तो, और फिर बच्चा कुछ बच्चों इक्विटी वालों के पास, करेक्ट? एज वेल एज डिविडेंड के टाइम में पहले डिविडेंड बच्चों प्रेफरेंस वालों को, बच्चा कुछ बच्चों इक्विटी वालों के पास। यू अग्री विद दैट आल्सो? यस एवरीबॉडी? तो यस, प्रेफरेंस वालों को मिलता है बच्चों क्या, यस, ज्यादा प्रेफरेंस कंपेयर टू इक्विटी। बट प्रेफरेंस वालों को क्या नहीं मिलता? प्रेफरेंस वालों को बच्चों क्या नहीं मिलता? करेक्ट, वेरी गुड, इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं मिलते कंपेयर टू इक्विटी ओनर्स। हाँ, है ना? तो दोनों ओनर्स है, इक्विटी भी ओनर, प्रेफरेंस भी ओनर। बट इक्विटी वालों के बच्चों प्रायोरिटी बाद में है तो उनको वोटिंग राइट ज्यादा है। प्रेफरेंस वालों को वोटिंग क्या बोलते, प्रेफरेंस पहले है तो उनको वोटिंग कम है ना? तो डे टू डे रेगुलर वाले डिसीजन में बच्चों प्रेफरेंस वाले इन्वॉल्व नहीं होते। इज इट ओके टिल हियर? सो फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, अगर मैं इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर्स की बात मानू तो इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स, यू कैन इन नो केस इशू बच्चों एनी काइंड ऑफ डिबेंचर जिसके ऊपर वोटिंग राइट्स मिलता है, इम्पॉसिबल। डिबेंचर एंड वोटिंग राइट्स इम्पॉसिबल, क्लियर? बट इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों में वोटिंग राइट्स है, बट यस उसमें कुछ लिमिटेशंस वगैरह है या फिर कुछ कंडीशंस है। इक्विटी वालों को बच्चों हमेशा वोटिंग राइट्स मिलेंगे, प्रेफरेंस वालों को कभी कभी वोटिंग राइट्स मिलेंगी। पहली बात इतना ये लेवल पे समझा, इक्विटी हमेशा, प्रेफरेंस कभी कभी, डिबेंचर्स इम्पॉसिबल। ये क्लियर है? ओके, अब मैं प्रेफरेंस की, शेयर कैपिटल की बात करूं, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस तो हो गया अपना, कर लिया अपन ने, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल एंड ऑल ऑफ दैट, करेक्ट? इक्विटी में बच्चों फिर से तुम्हारे दो टाइप के इक्विटी होल्डर्स है ना? एक रेगुलर नॉर्मल इक्विटी होल्डर्स और दूसरा तुम्हारा डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी होल्डर्स, हाँ या ना बच्चों? क्लियर लियो? ऑलराइट, अगेन मैं स्टोरी वोरी पीछे स्टार्टअप वीटअप क्यों क्या कैसे उसमें नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज वो तुम्हारा रेगुलर बैच का हिस्सा होता है और भी डायरेक्टली सिलेबस पे फोकस करते हैं, रूल्स पे फोकस करते हैं। ओके, नॉर्मल इक्विटी वोटिंग राइट्स मतलब सिंपल, वन शेयर इज वन वोट। ये तुम्हारा किस में आएगा? रेगुलर इक्विटी शेयर वालों में। डीवीआर में बच्चों उससे कम या ज्यादा हो सकता है, जनरली ऐसा होगा, बहुत कम है वैसे एग्जांपल्स, बट कि 10 इक्विटी शेयर्स का एक वोटिंग राइट तुमको मिलेगा। आई गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? दैट कैन बी द रेशियो। 10 इक्विटी शेयर के पीछे एक ही वोटिंग राइट मिलेगा, ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है? कम मिल रहा है।
इज ओके एवरीबॉडी? समझा कि नहीं समझा? तो ज्यादा शेयर होके भी कम वोटिंग राइट्स मिला। ओके ऑल ऑफ यू। एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ टाइम पास वाला। रेगुलर इक्विटी वालों को दूसरा नाम क्या है? रेगुलर इक्विटी शेयर्स को बच्चों दूसरा नाम क्या है? कुछ नाम याद है? रेगुलर, सेम वोटिंग राइट्स, ओके। फिर इक्विटी वोटिंग क्या बोलते हैं रेगुलर की बात? क्या? क्लासिकल, क्लासिकल इक्विटी राइट्स, इक्विटी वोटिंग, इक्विटी शेयर्स। और उसमें जो और एक नाम है उसमें तुम्हारा आता है वनीला। ओके, करेक्ट। अभी वनीला तुमको सिलेबस में था या नहीं था, टेक्स्ट बुक में है या नहीं, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड बच्चों वनीला। ओके, क्लासिक, क्लासिक मतलब तुम्हारा, तो यहाँ पे जो जो भी तुम्हारा है, जो भी टेक्स्ट बुक है या फिर जो भी रहेगा, वेर एवर यू रिटन दिस नॉर्मल वाला, तुम्हारा उसके यहाँ पे क्लासिक दे देना, क्लासिकल, क्लासिक या फिर वनीला। कभी आया गलती से किधर तो इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ना बच्चों। ओके ऑल ऑफ यू। बट दूसरा वाला कौन सा तुम्हारा? डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, है ना? तो डीवीआर में तुमको क्या कम मिल सकता है बच्चों, ध्यान देना, क्या कम मिल सकता है? वोटिंग राइट्स। इसीलिए वो कंपेंसेट करने के लिए तुमको क्या ज्यादा मिल सकता है? कंपेरेटिवली, कंपेरेटिवली बच्चों अगेन व्हाट? डिविडेंड। यस चलिए, ऑल ऑफ यू ओके और नो? डिविडेंड ज्यादा और वोटिंग राइट्स कम। क्लियर लिया? तो जिनको बच्चों वोटिंग राइट्स में कुछ लेना देना नहीं है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स थे, प्लस वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं है, दे कैन गो फॉर डीवीआर, कि उनको डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा ना, और क्या चाहिए? नो प्रॉब्लम। हाँ, डाउट्स पूछा करो, कोई टेंशन नहीं, डाउट्स अपन सब करेंगे, क्यू एंड ए करेंगे, है ना? कुछ भी रहेगा पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मतलब सिलेबस रिलेटेड। ये शेयर ऊपर जाएगा कि ये शेयर नीचे जाएगा, कि ये तुमको पता है किसको पूछना है, मुझको नहीं पूछना है, ठीक है? हाँ, ओके। तो टाइप ऑफ शेयर कैपिटल में बात करूं तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लासिक या फिर वनीला। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज जो तुम्हारे पुराने जमाने के थे, मतलब दैट इज वन शेयर इज वन वोट। इज इट ओके एवरीबॉडी? दैट इज बच्चों वन शेयर इज वन वोट। अभी तो लिखा था मैंने, क्लासिक में बच्चों क्या होगा? वन शेयर इज वन वोट, ठीक है? पर डिफरेंशियल वोटिंग में बच्चों हो सकता है कि 10 शेयर इज वन वोट। ओके ऑल ऑफ यू। इसलिए यही लॉजिक हम लोग अगर यूज करते हैं बच्चों, इसलिए हम लोग कहते हैं कि कंपनी में डेमोक्रेसी नहीं होती है। कंपनी में डेमोक्रेसी नहीं होती है मतलब क्या? डेमोक्रेसी में क्या होता है? वन पर्सन इज वन वोट। कंपनी में ऐसा नहीं होता, वन शेयर इज वन वोट, जिसके पास ज्यादा शेयर उसके पास ज्यादा वोट्स। ये तो लॉजिक समझा यहां तक, ठीक है? आगे बढ़ू मैं, चलो। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आर इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड एज कंपेयर टू व्हाट बच्चों? इक्विटी, एज वेल एज प्रेफरेंशियल रीपेमेंट। ये तो समझते हैं ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। तो तुमको कभी भी पूछते हैं कि प्रेफरेंस मतलब क्या, कि उनको डिविडेंड पहले दिया जाता है और वाइंडिंग अप में भी पहले पहले दिया जाता है कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर? इक्विटी बच्चों आर फर्दर क्लासिफाइड टू सेम वोटिंग राइट्स और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। यस क्लियर ऑल ऑफ यू? अब ये डीवीआर का कंसेप्ट लाया क्यों बच्चों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको जिनको डिसीजन मेकिंग में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बस पैसा इन्वेस्ट करके रखना था, डिविडेंड चाहिए उतने के लिए। और इंपॉर्टेंट कंपनी के एंगल से बच्चों फायदा क्या है, कि जैसे हम इक्विटी डाइल्यूट करते हैं तो डिसीजन मेकिंग डाइल्यूट नहीं होता है क्या? डिसीजन मेकिंग डाइल्यूट डाइल्यूट होता है ना। इसलिए इन दोनों को काउंटर करने के लिए, कि भले तुम इक्विटी डाइल्यूट डाइल्यूट करो, है ना, पर वोटिंग राइट डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो तुम ऐसे भी कैपिटल या ऐसे भी शेयर्स बेच सकते हो, कॉल्ड एज डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो रेगुलर में वन शेयर इज वन वोट, तो डिफरेंशियल में ऐसा हो सकता है बच्चों 10 शेयर इज वन वोट, है ना? इज इट ओके एवरीबॉडी? तो वोटिंग राइट्स मिलेगा, बट बहुत कम मिल सकता है। ओके ऑल ऑफ यू? या तो उनको कंपनसेट करने के लिए हम उनको ज्यादा डिविडेंड दे भी रहे कि हाँ भाई तुम पैसे लेके खुश रहो ना, बट रोज रोज का मगरमच्छ ऐसा दिमाग मत खराब करो हमारा, है ना? क्या बोलते उसका, दिमाग मत खराब करो कि रोज की वोटिंग राइट्स में तुम बहुत इम्पैक्ट कर रहे हो, वो सब नहीं चाहिए, है ना? सो टाटा मोटर्स डीवीआर इज लिस्टेड, वो छोड़ दो, इसको कुछ लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको 3 स्टार बाय हार्ट करना है तुमको। ओके, कंडीशन फॉर इशूइंग डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू करने के लिए क्या क्या चाहिए? पहली बात, ऑथोराइज बाय एओए, डन टिल। दूसरा,
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पे काम तुम्हारा, बट उसको ओआर ही चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही चाहिए बच्चों। बहुत सारी चीजों में हमको एसआर ही चाहिए रहता है। फॉर एग्जाम्पल बायबैक की अगर बात करूँ तो हमको तो छोटा सा ऑफिस चेंज करना है बच्चों, लोकेशन के बाजू में है ना, लोकल लिमिट्स के बाजू में, तो यू रिक्वायर एसआर। डीवीआर इज द ओनली शेयर बच्चों यहाँ पे अगर हम देखोगे है ना, वेरी रिक्वायर ओआर, इसलिए इसको ज्यादातर ध्यान देना, डीवीआर ओआर, ठीक है ऑल ऑफ यू। इफ कंपनी इज लिस्टेड देन वोटिंग विल हैपन थ्रू पोस्टल बैलेट, दैट इज ओके। और उसके लिए भी ओआर ही चाहिए हमको, ऐसा कहीं भी हम लोग लिखा नहीं कि एसआर पास करवाना है टू इशू डीवीआर शेयर्स, समझा? ओआर ही चाहिए बस। अगर कंपनी लिस्टेड है तो हम वोटिंग उसका कैसे करेंगे? थ्रू पोस्टल बैलेट। इज इट ओके एवरीबॉडी? आगे बढ़ू क्या मैं, अगर लिस्टेड है तो? हम्म, आगे, डीवीआर शेयर्स शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। ध्यान देना, डीवीआर टोटल वोटिंग राइट्स shall not be बच्चों more than, okay, 74% of total voting rights. Okay everybody? बच्चों क्या डीवीआर वाले एसआर पास करवा सकते हैं? दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, बात समझी क्या? क्या डीवीआर वाले एसआर पास करवा सकते हैं उसके बाद? कब भी नहीं, है कि नहीं बच्चों? तुमने तो उनको डीवीआर दिया तो खुश रहो, तुम्हारे जो भी शेयर्स है ना, पर वो कभी भी तुम लोग ऐसा डीवीआर नहीं दे सकते हो जिसके थ्रू तुम 70% बच्चों वाला कंट्रोल दे दो उनको। नो, सो डीवीआर शेयर्स कैन नॉट पास एसआर ऑन देयर ओन। ऑन देयर ओन समझा, मतलब सब डीवीआर वाले भी साथ में आ गए तो भी वो एसआर नहीं पास करवा पाएंगे। क्लियर एवरीबॉडी? करेक्ट। देन कंपनी को कोई भी कंप्लायंस पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। अगर तुमको डीवीआर देना है, डीवीआर शेयर इशू करना है, तुम्हारे सभी कंप्लायंस टिप टॉप ऑन रिकॉर्ड होने चाहिए, है ना, कुछ भी छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा वही वाला चेक करो, एनुअल रिटर्न सेक्शन 92, देन FS filed for 3 financial years immediately preceding financial year in which DVR is to be issued, है ना, एनुअल रिटर्न तुम्हारा 92, एंड FS फाइल तुम्हारा बच्चों 137। ये तुम्हारा 2 सेशन बार बार आएगा। ओके, FS फाइल्ड विद ROC। तो चेक करो क्या तुम्हारे कंप्लायंस पेंडिंग नहीं होने चाहिए, तुम्हारा एनुअल रिटर्न में कुछ पेंडिंग नहीं होना चाहिए, सब भरा हुआ रहना चाहिए, एज वेल एज लास्ट 3 years के FS आर फाइल्ड विद ROC। क्लियर एवरीबॉडी? अंडरस्टूड? देन कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेइंग डिविडेंड, ओके, और मच्योर्ड डिपॉजिट। मच्योर्ड डिपॉजिट मतलब जो ड्यू है, आउटस्टैंडिंग नाउ, देन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स व्हिच आर ड्यू, और वी कैन से आल्सो इंटरेस्ट देयर ऑन। तुमने प्रिंसिपल रीपे कर दिया पर इंटरेस्ट नहीं रीपे किया, स्टिल इट इज अ नॉन कंप्लायंस और कैसे पेंडिंग अमाउंट। ओके, तो तुमने ये इन लोगों का पेमेंट नहीं किया तो तुम बच्चों डीबीआर इशू नहीं करवा सकते। क्लियर इंपॉर्टेंट। देन नॉट जस्ट दैट, तो ये तो तुम लोगों ने डिविडेंड तो ठीक है अपने मेंबर्स को ही देते हैं हम लोग, ठीक है, डिपॉजिट लिया है, डिबेंचर्स लिया है, प्रेफरेंस और उसके ऊपर कुछ अमाउंट पेंडिंग है, यू कांट इशू डीवीआर। कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड अगेन इन पेइंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, अब डिविडेंड की बात कर रहे हैं, ऑन प्रेफरेंस लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और शेड्यूल्ड बैंक विच इज ड्यू और इंटरेस्ट देयर ऑन। कोई भी बैंक का कोई भी अमाउंट बच्चों पेंडिंग नहीं है। क्लियर? तो लोन ऑल्सो बच्चों नॉट पेंडिंग। देन very important, statutory payments to employees, sorry, statutory payments of employees. Give me one example. No, sweat equity नहीं बेटा, PF is correct. Provident fund, gratuity, ESIC वगैरह, okay, PT, very good. So statutory payments of employees, बच्चों of employees, हम एम्प्लॉय के पे नहीं कर रहे, बट एम्प्लॉय के बिहाफ पे जहां जहां हमको कंपलसरी पे करना, वो तो हम लोगों ने फिर पे कर देना चाहिए, है ना, उनका सैलरीज, दैट इज अगेन बच्चों यू हैव अग्रीड टू पे ना। ओके, उनका सैलरी, PF, ES ऐसे बच्चों कुछ भी पेमेंट पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ओके, तो स्टैट्यूटरी पेमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉइज। आगे बढ़ू मैं, तो PF ES ऐसे याद रखना। ES ऐसे तुम लोगों ने किया रहेगा ना कहीं ना कहीं, ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सुना रहेगा शायद, है ना।
आगे बढ़ू मैं। देन क्रेडिटिंग टू आईपीएफ, कब जाते बच्चों आईपीएफ के पास और क्यों जाते? पहली बात तो ये बात क्या चल रही है तुमको समझना नहीं रहेगा तो पूछा करो मुझको कि सर नहीं समझा। ओके, क्रेडिटिंग टू आईपीएफ, आईपीएफ तो याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, सेक्शन 125, 125 है ना। यस क्लियर। तुम्हारे पास किसी का कुछ भी पैसा बचा है, ध्यान देना बच्चों, अच्छे से ध्यान देना। तुम्हारे पास किसी और का कुछ भी पैसा बचा हुआ है, तुमने कमाया नहीं है वो, इनफैक्ट फॉर एग्जाम्पल तुमने डिविडेंड डिक्लेयर किया, सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला इंसान बच्चों मिसिंग है, या फिर उसका बैंक अकाउंट का बच्चों कुछ डिटेल्स मिसमैच है, वो पैसे तुम्हारे पास पड़ा रहा, दैट मनी बिलोंग्स टू समबडी एल्स, है ना, दैट मनी बच्चों बिलोंग्स टू समबडी एल्स, करेक्ट? यस। तो तुम्हारा डिबेंचर्स का इंटरेस्ट, फिर तुम्हारा डिविडेंड अमाउंट, फिर तुम्हारा प्रेफरेंस के डिविडेंड, कुछ भी रहेगा, डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट, डिपॉजिट का प्रिंसिपल, कुछ भी किसी और का था और तुम्हारे पास रह गया, तुमको बच्चों उसको देना पड़ता है आईपीएफ के पास, है कि नहीं? करेक्ट, यस। अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट के बाद, करेक्ट। कितने सालों के बाद बच्चों? बट 7 ईयर्स के बाद। तो उनको हमको ये भी देखना है कि 7 ईयर्स हो गए और तुमने ट्रांसफर नहीं किया, 7 ईयर्स हो गए और तुमने ट्रांसफर नहीं किया तो डिले हो गया ना। तो तुम्हारे पास पैसा बचा है और यू वर सपोज टू गिव टू आईपीएफ, तुमको देना चाहिए था, तुमने नहीं दिया, तुम बच्चों डीवीआर भी नहीं दे सकते। क्लियर ऑल ऑफ यू? इज इट ओके ऑल ऑफ यू? ठीक है, आगे जाऊं मैं। कंपनी कैन, आगे बढ़ो, सुनो मेरी बात। कंपनी कैन इशू डीवीआर ओनली आफ्टर, इसके ऊपर खतरनाक एमसीक्यू आया था, ओनली आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड। इधर बहुत दिमाग खराब होता है पूरे कंपनी हेड में। 5 ईयर्स या फिर 8 ईयर्स या 7 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, या फ्रॉम द डेट ऑफ कुछ ना कुछ है। ओके, सो 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द डिफॉल्ट इज मेड गुड। ओके, तो ये प्लीज अच्छे से बाहर, मैं तो हर एक जगह पे फिर से स्टार मार्क कर रहा हूँ, कौन से अमाउंट्स पेंडिंग है तो तुम डीवीआर इशू नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट है। और तुमने अमाउंट पे ऑफ भी कर दिया तो भी चेक चेक करो अगले वाले, मतलब ये जो पैराग्राफ है इसका वाला, तो भी 5 साल तक यू कांट इशू डीवीआर, लग गई। मतलब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डीवीआर देने के लिए कितना तुम्हारा अच्छा क्रेडिट वर्दीनेस होना चाहिए, समझ रहे कि नहीं? स्टार्टिंग में बच्चों ने लिख दिया था कि तुम्हारे कंप्लायंसेस कुछ पेंडिंग नहीं होने चाहिए। यस चलिए, तो कोई एरी गरी नट्टू गरी सिंपल कंपनी बच्चों नहीं कर सकती है सब। ओके ऑल ऑफ यू? तो अगर बच्चों मान लो, है ना, डिविडेंड जो भी है, लेट अस से डिविडेंड छोड़ो, अपन इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ड्यू, ओके एवरीबॉडी, ऑन 1 November 2023 फॉर एग्जाम्पल, ओके, बट ड्यू था, पे नहीं किया, नालायक होने, पेड लेट अस से बच्चों ऑन 5 June 2024, चलेगा एवरीबॉडी? यू टेल मी बच्चों, कौन से फाइनेंशियल ईयर से ये लोग डीवीआर दे सकते हैं? फ्रॉम विच फाइनेंशियल ईयर? मतलब बीच में कूलिंग पीरियड लगेगा बच्चों, तो तुम बताओ मुझको कब से ये लोग डीवीआर दे सकते हैं? एवरीवन कैलकुलेट, या फिर देखो लॉ पढ़ो, चाहिए तो बताओ मुझको, गिव मी द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2 नंबर चाहिए ना मुझको, 20, 21, 29, 30 कुछ भी रहेगा, तो मुझको 2 नंबर देना। चेक करो व्हाट द लॉ से बच्चों, तो हम डीवीआर कब इशू कर पाएंगे फिर? ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कब होता है, कब ड्यू था? 1/11/23 को, उन्होंने पे कब कर दिया? 5 June 2024 को। ओके एवरीबॉडी, इज इट ओके? तो क्या बोला, देयर इज अ कूलिंग पीरियड नाउ, लग गई? क्या लग गई बच्चों? चेक करो, कंपनी कैन इशू, आया ना, डीवीआर ओनली आफ्टर 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट हैज मेड गुड द लॉस। यस ऑल ऑफ यू? चेक किया कि नहीं चेक किया? तो ये फाइनेंशियल ईयर में मतलब कब उन्होंने मेक गुड द लॉस कब किया? 5 June 2024 को। यस क्लियर? तो तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हुआ? 24, 25 को। यस और नो? वहां से 5 years, इज इट ओके एवरीबॉडी? सो 26, 27, 28, 29, 30, मतलब बच्चों तुम्हारे 29, 30 तक चलेगा कूलिंग पीरियड, उसके आगे 30, 31 से अलाउ होगा। चेक करो, कंपनी कैन इशू ओनली आफ्टर 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर
इन विच दे हैव मेड गुड द लॉस फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। समझा क्या ऑल ऑफ यू, है ना? तो व्हेन डिड मेक गुड द लॉस, या फिर जो भी है 5 जून 24, तो वो फाइनेंशियल ईयर का एंड मतलब 31 मार्च लेट अस से 25। वहां से 5 साल तक नहीं कर सकते ना, 25 तक, 31 मार्च 25, 31 मार्च 25 से 5 तक, 5 साल। सो 26, 27, 28, 29, 30, 31 मार्च 2030 तक बच्चों दे कांट इशू डीवीआर। समझा कि नहीं समझा? ऑल ऑफ यू क्लियर? लिख लो चाहिए तो एग्जांपल। तो फ्रॉम 30-31 अलाउड, लिखो बच्चों। ओके, तो शेयर्स कैन बी इशूड ओनली आफ्टर, हाँ करेक्ट करेक्ट, वो टाइम के बाद ही वो इशू कर सकते हैं डीवीआर। ओके, मेक गुड द लॉस मतलब सही सलामत करने के बाद। ऑलराइट, एंड आगे और वो पूरा पढ़ लेते फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। कंपनी हैज नॉट बीन पेनलाइज्ड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द लास्ट 3, मतलब क्या इनका रिकॉर्ड अच्छा चाहिए, समझ रहे कि नहीं? पिछले 3 सालों में भी कुछ कांड नहीं हुआ बच्चों, है ना, कांड नहीं हुआ। तो कंपनी हैज नॉट बीन पेनलाइज्ड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, एनी काइंड ऑफ लॉ योर कोर्ट बच्चों, यहाँ पे ड्यूरिंग द लास्ट 3 years कुछ पेनल्टी लगी नहीं है तुम्हारे ऊपर। पेनल्टी बच्चों जनरली कब लगती है? बिकॉज ऑफ सम नॉन कंप्लायंस, है कि नहीं? देन रेसिशन, कंपनी शैल नॉट कन्वर्ट, कन्वर्जन नहीं चलेगा। ओके, कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर का जो कन्वर्जन डीवीआर में कर दिया ऐसा नहीं माना जाएगा, नहीं कर सकते। यू हैव टू इशू कंप्लीटली फ्रेश कैपिटल फॉर डीवीआर। ओके, द कंपनी शैल नॉट कन्वर्ट इट्स एक्जिस्टिंग इक्विटी बच्चों विद वोटिंग राइट्स, ओके, with the voting rights into equity share capital with different voting rights as well as vice versa. So normal classic, है ना, classic equity to DVR, DVR to classic नहीं चलेगा, compulsorily fresh issue. Clear to all of you? अरे हाँ, तो सेक्शन 43 बच्चों काइंड ऑफ शेयर कैपिटल में क्या समझा हम लोगों ने? डीवीआर देने के बच्चों रूल्स कंडीशंस क्या क्या चाहिए? ऑथराइज बाय एओए, पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बाद में क्या, अगर कंपनी लिस्टेड है तो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करवाना पड़ेगा। डीवीआर का पूरा वोटिंग राइट्स बच्चों शुड नॉट बी मोर देन 74% ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स। कोई भी कंपनी का कंप्लायंस पेंडिंग नहीं रहने चाहिए, फॉर एग्जांपल एनुअल रिटर्न्स एंड सेक्शन 137, और लास्ट के 3 सालों के तुम्हारे एफएस फाइल हुए होने चाहिए विद द आरओसी। देन अगर कोई भी अमाउंट पेंडिंग है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट्स, है ना, देन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और उसके ऊपर का इंटरेस्ट, तो भी कंपनी कांट इशू डीवीआर। प्लस और क्या, हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स, लोन फ्रॉम एनी बैंक, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर शेड्यूल्ड बैंक, या फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट, स्टैट्यूटरी पेमेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज, देन गेटिंग लेट इन क्रेडिट टू आईपीएफ, तो बच्चों अगेन दे कांट इशू डीवीआर इमीडिएटली। यस क्लियर? वो सब सही सलामत करने के बाद, फ्रॉम आफ्टर दैट 5 साल के बाद बच्चों दे कैन इशू डीवीआर। क्लियर? याद रहेगा अच्छे से, इसको फिर से रिवाइज करना है। ओके, इसको डायरेक्ट बच्चों क्वेश्चन आ सकता है 3 से 4 मार्क के लिए, क्यों नहीं? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इशूइंग ऑफ डीवीआर, या फिर तुमको पूरा स्टोरी बताएंगे, पूरा एक भर का पेज बताएंगे कि इसने ये थोड़ा मिस आउट कर दिया था, वो थोड़ा सा मिस आउट कर दिया था, तो कैन इट इशू डीवीआर, 2 साल हो चुके ये करके वो करके, वो सब बताएंगे तुमको। तो पूरा प्रोविजन अच्छे से याद आना चाहिए। क्लियर क्लियर? फाइन, आगे बढ़े हम लोग। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबरिंग ऑफ शेयर्स कुछ काम का नहीं है, हर एक शेयर का बच्चों अलग अलग नंबर है, वो अभी कुछ काम का नहीं है, पर ओके, जब से ऑनलाइन हो चुका डिमैट में बच्चों नंबर का, वो क्या बोलते हैं, शेयर का नंबरिंग का कंसेप्ट ही चला गया। ओके, पहले हुआ करता था। सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स, ओके, क्या काम का बच्चों अपने फिलहाल सिलेबस में? इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। फटाफट बताओ, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। ऑफ शोइंग, शोइंग वो दिखा रहा है, बस क्या दिखा रहा है बच्चों कि कौन ओनर है, मतलब क्या, बस दिखा रहा है ना, मतलब क्या, डॉक्यूमेंट जिसके हाथ में गिर गया वो ओनर बन गया क्या? बेरर है क्या वो इंस्ट्रूमेंट? इज दैट अ बेरर इंस्ट्रूमेंट? क्या वो बेरर इंस्ट्रूमेंट है? नहीं, नो, इट जस्ट प्रूफ करेक्ट कि भाई कौन ओनर है, तो वो शो कर रहा है कि कौन ओनर है। ओके, सो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, इट इज नॉट बस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। क्लियर एवरीबॉडी? बाकी पूरा स्टोरी कुछ काम का है नहीं, वैसे कुछ भी काम का नहीं है। ओके, मतलब अगर कभी आया गलती से, हु विल साइन द शेयर सर्टिफिकेट, कॉमन सील रहेगा तो बेस्ट, और कॉमन सील नहीं तो फिर 2 डायरेक्टर्स, और अगर कंपनी में अगर सीएस है तो 1 डायरेक्टर एंड 1 सीएस। ओके, आगे बढ़े अपन। कुछ काम का नहीं बच्चों, बट ठीक है, यहाँ पर बस देख लो।
बट याद रखता कंपनी ने ही अगर फॉल्ट किया, कुछ ना कुछ फ्रॉड किया, शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हो, बिकॉज दैट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। तो बहुत बड़ी बच्ची जिम्मेदारी है कंपनी के ऊपर। ओके ऑल ऑफ यू, कि कुछ गड़बड़ वड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी ने ही फ्रॉड किया, सो फ्रॉड डन बाय कंपनी वाइल इशूइंग शेयर्स और शेयर सर्टिफिकेट्स, कंपनीज बच्चों पनिशमेंट विद मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 5 to 10 टाइम, मिनिमम 5, मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इन्वॉल्व्ड, और ₹10 crore तक भी बच्चों पेनल्टी जा सकती है, विच एवर इज हायर। एज वेल एज बच्चों लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, मतलब क्या, एवरी ऑफिसर इज ऑल्सो लायबल अंडर सेक्शन 447 फ्रॉड। ओके ऑल ऑफ यू, 447 तुम्हारा फ्रॉड था, ठीक है। तो कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो नहीं है, बट सह लेंगे, थोड़ा कर लेंगे अपन। ओके, यस, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, वोटिंग राइट्स एंड वेरिएशन ऑफ राइट्स, ठीक है। वोटिंग राइट्स, रेडी एवरीबॉडी? Every member of the company, look at the word member, इसलिए लॉ बहुत कड़क है यहाँ पे। मेंबर लिखा है बच्चों, मेंबर को ही राइट्स मिलता है, तो किसको राइट्स नहीं मिलते? इंद्रजीत, खुशबू, डायरेक्टर को राइट्स नहीं मिलते। ओके बेटा, गुड आंसर। हाँ, व्हाट एल्स? ऐसे कौन लोग हैं जिनके पास शेयर है पर वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, या फिर वो मेंबर नहीं है? शेयर है पर मेंबर नहीं है। एम्प्लॉइज के पास अगर शेयर हो तो मेंबर भी है वो, तो उसको भी वोटिंग राइट्स मिलता है। ऐसा कौन बच्चों इंसान हो सकता है जिसके पास शेयर है पर मेंबर नहीं है? एक हाथ दो ही तुम्हारे बहुत बहुत छोटे मोटे केस है बच्चों, कौन से वाले? जिसके पास शेयर है पर जिसका नाम ROM में अपडेट नहीं है। क्या बोला मैंने? जिसके पास शेयर है, ही इज होल्डिंग द शेयर, समझ, ऊपर से जा रहा है क्या? ही इज होल्डिंग द शेयर, बट उसका नाम बच्चों अब तक ROM में अपडेट नहीं किया गया है, उसको बच्चों हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर एंड नॉट मेंबर। ओके, शेयर है, ओनरशिप है, बट क्या नहीं है? क्या नहीं है? उसका नाम बच्चों ROM में नहीं है। समझ रहे हो सब लोग? ROM क्या? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। जिसका नाम बच्चों ROM में आया, उसको हम मेंबर मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ऑल ऑफ यू। तो वोटिंग राइट्स है, जो भी राइट्स की बात करें किसको मिलता है? नोटिस वोटिस बहुत कुछ आएगा। एवरी राइट, जो भी कंपनी एक्ट में बच्चों अपन राइट देखे, राइट वो मेंबर को मिलता है। देयर इज नो कंसेप्ट और नो वर्ड बच्चों एज सच शेयर होल्डर। समझ रहे हो क्या? हम शेयर होल्डर ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं करते ये वर्ड, वी यूज द वर्ड मेंबर। सो एवरी मेंबर इज अ शेयर होल्डर, बट एवरी शेयर होल्डर इज नॉट अ मेंबर। कुछ झेपा क्या? शेयर होल्डर टू मेंबर बच्चों जाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? उसका नाम ROM में एंटर होना चाहिए। यस चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू फाइन। आगे बढ़े हम लोग। अभी डीमैट का कोई टेंशन नहीं है, ये किसके लिए है वो सब? वो तुम्हारे फिजिकल शेयर्स के लिए, जो तुम कह रहे हो ना, डीमैट का टेंशन नहीं। डीमैट में तो इमीडिएटली तुम्हारा ट्रांसफर हो जाता है, तो उसका नहीं टेंशन। ये तुम्हारा कब स्टोरी रहेगा मेनली ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज के लिए, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने देखा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को भी बोल दिया डीमैट करो, है ना। तो बाकी के प्राइवेट कंपनीज के लिए, अगर प्राइवेट कंपनीज अभी जो भी तुम्हारे हैं उन्होंने नहीं किया डिमांड, तो क्या करेंगे? तो फिजिकल ट्रांसफर करेंगे। तो फिजिकल ट्रांसफर में किसी को शेयर मिल गया पर उसका नाम ROM में नहीं है, तो वो लफड़ा होता है, प्रॉब्लम है। ओके ऑल ऑफ यू, आगे बढ़े। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। सो एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी, अब ध्यान देना, एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, ये बात समझे ना, मेंबर और शेयर होल्डर में थोड़ा सा फर्क समझा? इंपॉर्टेंस इज फॉर मेंबर। अक्षय तो ओके। एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स who is holding equity share capital, equity, shall have a right to vote on every resolution, on every resolution। इक्विटी वाले बच्चों, कोई भी सिंपल से सिंपल, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स रेजोल्यूशन रहेगा वोटिंग वाला, हर एक पे इक्विटी वाले वोटिंग राइट देंगे, वोट कर सकते हैं। ओके, सो ऑन एवरी रेजोल्यूशन प्लेस बिफोर द मीटिंग,
before the company. Before मतलब in front of, or you can say in the meeting. And his voting right on the poll shall be obviously in proportion to his share in the paid up equity share capital. मतलब क्या? 1 share is 1 vote. ज्यादा शेयर ज्यादा वोट. उसके पास 10% है शेयर्स ऑफ द कैपिटल, तो 10% वोटिंग राइट्स आया. कुछ समझ रहा कि नहीं बच्चों? तो क्या क्या समझा? मेंबर इक्विटी वाला कैन वोट ऑन ऑल रेजोल्यूशंस, एंड उसका वोटिंग पावर खुद का एज एन इंडिविजुअल मेंबर इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ उसका कितना होल्डिंग है कंपेयर टू द शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. इज इट ओके और नो? ठीक बच्चों? अरे हाँ, आगे बढ़े. एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी limited by shares whose holding preference can't vote in every resolution. They can vote only on those resolutions which affect them as a preference shareholder or winding up. हाँ या ना? या फिर बच्चों को 2 साल तक लटकाया है, डिविडेंड नहीं दिया 2 साल तक कम से कम. समझा कि नहीं समझा? चेक करो. तो प्रेफरेंस वाले बच्चों कांट वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन, दे कैन वोट ओनली ऑन दोज रेजोल्यूशंस. चेक करो कौन से वाले. A right to vote only on resolution placed before the company which directly affect their rights. कन्वर्टेबल का बोलते नहीं कन्वर्ट करेंगे, नॉन कन्वर्टेबल को बोल दिया कन्वर्ट कर सकते हो, तुमने डिविडेंड का रेट ऊपर नीचे कर दिया, एनीथिंग. ओके, सो यू आर चेंजिंग देयर राइट्स, सो विच डायरेक्टली अफेक्ट देयर राइट्स अटैच टू द प्रेफरेंसेस. एंड वाइंडिंग अप फर्क पड़ता है, ऑब्वियसली फर्क पड़ता है, नो डाउट अबाउट इट. यस और नो? वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ इट्स इक्विटी और रीपेमेंट और रिडक्शन. हटाने की बात कर रहे हैं, जाओ छोड़ो, पैसा लो भागो करके, है ना, चले जाओ. यस चलिए एवरीबॉडी. अगेन सेम थिंग, वोटिंग राइट ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर बच्चों ऑब्वियसली विल बी अगेन इन द प्रोपोर्शन ऑफ उसका खुद का होल्डिंग कितना है कंपेयर टू द टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. फिर से वही बात, 1 शेयर इज 1 वोट नॉर्मली, या फिर तुम्हारा वोटिंग राइट डिपेंड्स ऑन योर होल्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझी? यस, आगे बढ़ो. ओके, ये तो कुछ अब ये तुम्हारे पक्के से ऊपर से जाएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन है ही नहीं स्टडी मटेरियल में, और अब तक कभी पूछा नहीं है, तो पता नहीं पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, बट कुछ लोगों को आता है यहाँ पे. ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. ध्यान दो अभी थोड़ा सा, द प्रोपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स तो द वोटिंग राइट्स ऑफ टू द वोटिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस. यहाँ पे जो प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, मतलब बेसिकली रेशियो की बात कर रहे हैं. किसके रेशियो की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग? इक्विटी टू प्रेफरेंस. तुम बोलोगे क्या इधर मैच डाल दिया सर? पढ़ाता है उसमें थोड़ा सा बच्चों, तुम्हारा कंसेप्ट आएगा. So the proportion of voting rights of equity to the preference shareholders will be in the same proportion as the paid up capital of equity to preference. Check करो. Paid up capital in respect of equity shares based to paid up capital in shares bears to paid up capital in respect of preference shares. That is proportion of paid up equity to paid up preference capital. Bouncer, बोलो. अक्षता, अमन, भाई. देर आर सर्टन मैटर्स, है ना, कुछ ना कुछ तुम्हारे रेजोल्यूशन रहेंगे, कुछ मैटर्स रहेंगे जहां पे दोनों वोटिंग करेंगे. एक मिनट, मतलब पहली बात तो कुछ मैटर्स है जहां पे दोनों वोटिंग करेंगे. कौन? इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी. इक्विटी वाले तो जो हर जगह मुंह मारते हैं, इक्विटी वाले जो हर जगह वोट करते थे, बट प्रेफरेंस वाले कौन से मैटर व्हेन विच आर अफेक्टिंग देम, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल या फिर वाइंडिंग अप. हाँ या ना? कर क्लियर? या फिर उनको 2 साल से डिविडेंड दिया नहीं, तो इन सच केसेस होगा क्या? दोनों वोट करेंगे, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी. ये भी भाई वो भी भाई, बहन बहन जो बोलना बोलो, भाई बहन. यस, क्योंकि दोनों ओनर्स है. बट अब दोनों ओनर्स है तो ध्यान देना, अब फॉर एग्जाम्पल ए के पास बच्चों के, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, इसके पास एक शेयर है और बी के पास बच्चों भी एक शेयर है. ए के पास एक इक्विटी शेयर है और बी के पास बच्चों एक प्रेफरेंस शेयर है. हाँ या ना एवरीबॉडी? अब अगर टाइम पास के लिए मैं तुमको बोलूं कि तुम्हारा एज इट इज डिसीजन बच्चों क्या रहता है, वन इज इन फेवर एंड अनदर इज इन अगेंस्ट. हाँ या ना बच्चों? करेक्ट लिया?
तो अगर मैं कह दो बच्चों ए ने बोला फेवर तो उसका एक यहाँ पे वोट आया, बी ने बोला अगेंस्ट तो उसका एक वोट यहाँ पे आया। क्लियर? दिस या फिर तुम्हारा यहाँ पे इन दिस केस तुम्हारा ओवरऑल आउटकम क्या आएगा इसका डिसीजन का, कि फेल, है ना, क्योंकि इक्वल हो चुका है यहाँ पे, कुछ भी हम लोग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास नहीं करवा पा रहे हैं। ओके क्लियर, यहाँ तक तो समझा सभी को। बट ये सीधा कैलकुलेशन ये सही नहीं है। ओके मतलब यू कांट डू अ डायरेक्ट कैलकुलेशन लाइक दैट। मतलब क्या करना पड़ेगा, तुमको देखना चाहिए अरे पर इनका और इनका कितना संबंध है, इक्विटी और प्रेफरेंस वालों का कंपनी में, किसने कितना पैसा दिया है कंपनी में, कुछ समझा कि नहीं समझा। मतलब कंपनी का पेड अप कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस तुमको ये देखना पड़ेगा। ओके तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मान लो इक्विटी 200 है कंपनी, आई एम जस्ट गिविंग यू रैंडम फिगर्स, और प्रेफरेंस बच्चों 100 है। मैं पैसों की बात कर रहा हूं, ठीक है, पेड अप कैपिटल इट कैन बी करोड़ लैक्स वॉट एवर, इज इट ओके। तो बच्चों क्या रेशियो हुआ किसका, इक्विटी वालों का इन द कंपनी, 2/3 हुआ कि नहीं हुआ, 2/3। कुछ समझे कि नहीं समझे। हाँ और प्रेफरेंस वालों को क्या बच्चों प्रेफरेंस रेशियो हुआ कंपनी में, 1/3। तो वोटिंग राइट भी, वोटिंग पावर भी वैसे ही माना जाएगा, क्या माना जाएगा, चेक कर लो, 1 into 2/3 माना जाएगा, दैट इज 2/3 ओनली, 2/3 ओनली इन फेवर मान लिया हम लोगों ने। और ये भाई साहब का 1 बाय वाले को क्या बोला, चल तू बाजू में निकल, इसको क्या करके बच्चों 1/3, मतलब 1/3 हुआ ना वो तो। क्या समझे। अरे ओआर क्या डायरेक्ट एसआर पास करो लिया, लाइक नहीं एसआर भी नहीं हुआ, चलो 2/3 66.67, बट ठीक है, चेंज हुआ कि नहीं हुआ वोटिंग राइट्स, 66.67, चलो ओआर तो पास होगा अपना यहाँ पे, अपने वाले एग्जाम्पल में फिलहाल, समझे ऑल ऑफ यू, क्लियर। हाँ ओआर तो पास हुआ, ऐसे अभी तो मैं और थोड़ा एग्जाम्पल चेंज कर दूं वो भी हो जाएगा, है ना, क्लियर ऑल ऑफ यू। उसको कभी क्वेश्चन बना नहीं है बट थियरी वाइज दिमाग में डालो, क्या डालो, कि इक्विटी और प्रेफरेंस वालों की वोटिंग राइट्स एक दूसरे के लिए वही प्रोपोर्शन में होंगे जो कंपनी के इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल जो रेशियो में है वही। क्लियर, मतलब किसने कितना कंट्रीब्यूट किया कंपनी में, दैट इज इंपॉर्टेंट। इज ओके एवरीबॉडी, ठीक ना। चलो आगे बढ़ू मैं, सेक्शन 47, बीच में थोड़ा सा आ गया तुम्हारा ये 47 वोटिंग राइट्स, ठीक है। प्रोवाइड दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स शैल बी एंटेल्ड टू वोट ऑन ऑल रेजोल्यूशंस, ये तो तुम्हारा हो चुका ना, अभी तो जस्ट किया अपन ने। तुमको एग्जांपल करना है थोड़ा सा, चलेगा क्या। Okay. A company has a paid up capital of rupees 160. It can be lakhs, crores, whatever. We don't care. A company has paid up capital of 160, rupees 160. Okay. Comprising of 120 as equity and 40 बच्चों as preference. चलेगा, ठीक है। वन शेयर इज आई मीन रुपीज, वन शेयर 1 रुपए का है, एक शेयर। देखो बच्चों तुम लोग मुझको बताओ, अब तुम्हारा डॉलर रुपीज 160 है ना, इक्विटी कितना है 120, प्रेफरेंस कितना बच्चों 40, हाँ है ना। देखो इक्विटी और बच्चों प्रेफरेंस का क्या हुआ यहाँ पे रेशियो, 1:3, सॉरी 3:1, हाँ या ना, एवरीबॉडी ओके लियो, हाँ या ना, यस एवरीबॉडी, 3:1 उसका रेशियो बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये भी ठीक है तुम्हारा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3:1 इक्विटी टू प्रेफरेंस। इफ द कंपनी कम्स अप विद रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप तो दोनों वोट करेंगे, ये तो एग्जांपल है। लेट्स से आउट ऑफ 120 इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है बच्चों, अभी वोटिंग है तो वोटिंग में तुम्हारे 2 या 3 तो आ सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आउटकम्स, 1 इन फेवर, अनदर अगेंस्ट, हाँ या ना, तीसरा बच्चों एब्सटेन, ओके एवरीबॉडी, तीसरा क्या, एब्सटेन, अंडरस्टूड क्लियर। तो एग्जांपल के लिए जो 120 लोग थे, है ना, 120 शेयर्स है, आउट ऑफ 120, 20 वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, अगेंस्ट ना कहने वाले 20,
तो ऑब्वियसली बच्चों फेवर में कितने होंगे तुम्हारे 100, हाँ या ना। एंड आउट ऑफ 40 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 100% बच्चों वोट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे फेवर में कोई है प्रेफरेंस वालों के? कोई भी नहीं। अगेंस्ट कितने बच्चों? अरे बोलो ना। 60, सॉरी 60 किधर से है, 40। आई गेटिंग माय पॉइंट और नो? यस क्लियर। टोटल अगर तुम वोटिंग देखोगे यहाँ पे, टोटल वोटिंग है ना बच्चों, तो फेवर में 100 है ऑलरेडी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, और तुम्हारा यहाँ पे अगेंस्ट कितने हैं? 60। तो क्या तुम्हारा फिलहाल 100 एज अ परसेंटेज कितना पास हुआ? 100/160 इंटू 100 कितना तुम्हारा हुआ ये एज अ परसेंटेज? बोलो। एज अ परसेंटेज पूछ रहा हूँ मैं। 100 शेयर है ना, 100 लोगों ने हाँ कहा ना। सो 100 मतलब 100 आउट ऑफ टोटल 160, सो 100 डिवाइड बाय 70 ऑलरेडी हो चुका तुम्हारा। 62.5 ना, क्या कर रहे हो तुम लोग, गांजा मार रहे हो क्या? मैं अभी के लेवल पे बात कर, अभी अभी के लेवल पे बात करूं, मैं बाकी का कुछ नहीं किया अब तक, नॉर्मल नॉर्मल एग्जांपल अभी। राइट नाउ इट इज 62.5, 100 आउट ऑफ 160, समझा? हाँ। ओके, सो राइट नाउ तुम्हारे पास क्या दिख रहा है? दिख रहा है 62.5% लोग हाँ कह रहे हैं, बच्चे कुछ तुम्हारे 37.5 बच्चे ना कह रहे हैं। इज इट ओके? हाँ। बट अब होगा क्या? बिकॉज प्रेफरेंस वाले बराबरी में नहीं है बच्चों इक्विटी के, इसलिए बच्चों वोटिंग राइट्स भी बराबरी में नहीं होंगे ऑफ द इक्विटी वाले। ओके, यहां तक ओके बच्चों? तो ध्यान देना, आउट ऑफ 120 इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो 3/4 है टोटल कैपिटल के, है ना, 3/4 तो है ना, द इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन विल बी कैलकुलेटेड एज। ओके, ध्यान देना। अब कैसे कैलकुलेट करें बच्चों को हम लोग? क्या रेशियो बच्चों अपना, फिर इक्विटी का रेशियो क्या हुआ? 3/4, और प्रेफरेंस का क्या बच्चों हुआ? 1/4। हर जगह बच्चों हम अपने रिस्पेक्टिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इंटू 3/4 इंटू 3/4, समझा? इंटू 1/4 जो काम का नहीं है, और बच्चों इंटू 1/4। क्लियर है लियो? तो अपना इफेक्टिव बच्चों वोटिंग क्या आया? 75। ये तुम्हारा 15 आता है शायद, हाँ या ना? टेल मी। क्लियर है कि नहीं? बराबर ना? 15, जीरो का तो जीरो आएगा, और 40 का डिवाइड बाय 4 10। क्लियर क्लियर? अगर मैं सबको अक्यूमुलेट करूं अभी, अभी मैं अक्यूमुलेट कर सकता हूं। तो बच्चों फेवर में कितने आए? 75, और अगेंस्ट में कितने आए? 25। क्या मेरा एसआर पास हो रहा है? नाउ बच्चों मेरा एसआर पास हो रहा है। कुछ समझा कि नहीं समझा? क्लियर क्लियर? ओके, ये हाई लेवल क्वेश्चन है थोड़ा सा। आई डोंट एक्सपेक्ट कभी क्वेश्चन पूछेंगे, पूछ लिया तो मेरी किस्मत अच्छी है ना। कभी कभी रिसर्च करने का थोड़ा सा फायदा होता है ना। हाँ, अगर उन्होंने एंट्रेंचमेंट डाला तो हाँ वो अलग बात है, करेक्ट। एंट्रेंचमेंट डाला तो कोई कुछ करने का कुछ फायदा ही नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, चलो। तो द इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये नोट्स को दूंगा मैं, ड्राइव का लिंक देके रखा है ना, यू कैन एक्सेस फ्रॉम माय ड्राइव आल्सो, ओके, ऑल माय नोट्स। द इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन व्हिच विल बी कैलकुलेट, कैसे होगा ये? अभी 15% हो गया, 15%। ओके, अगेंस्ट द इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इन फेवर 75। और तुम्हारे बच्चों अगेंस्ट वाइंडिंग अप कौन? तुम्हारे प्रेफरेंस वाले, भले 40 लोग थे, क्या माना जाएगा? 10, है ना। सो फाइनल काउंट, हाउ मेनी इन फेवर? 75, एंड हाउ मेनी अगेंस्ट बच्चों? 25। 25 कहां से आया? 15 + 10, ठीक है। बट तुम्हारा डिसीजन पास तो हो गया, दैट ऑल्सो विद एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन। क्लियर लिया? और यू कैन सी 3/4 मेजोरिटी। डन। इंपॉर्टेंट, डिविडेंड नॉट पेड टू शेयर होल्डर फॉर 2 years और मोर। दो को याद रखना प्लीज, दो वाले को याद रखना, ठीक है। जैसे बच्चों सेकेंड ईयर का भी डिविडेंड चला गया, प्रेफरेंस वालों का बच्चों राइट मिलेगा इक्विटी वालों का
सेकेंड ईयर भी डिविडेंड, 1 साल रुक गए तो भी चलो देखते तुमको क्या होता है, प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह। सेकेंड ईयर भी नहीं दिया, अब कैसे, अब तो फिर हम तो घुसेंगे, अब तो हम हर डिसीजन में बच्चों घुसेंगे। कौन? प्रेफरेंस वाले। समझा ऑल ऑफ यू? सो डिविडेंड इज नॉट पेड फॉर 2 or more years। दो टच हो गया, दो, प्रेफरेंस वाले बोलेंगे अब देखते तेरे को, है ना। then they can vote in all resolution। अब मजा आएगा ना भिड़ो, कुछ समझा कि नहीं? इंपॉर्टेंट है भाई ये सब, ओके, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी बनता है, ओके। अब तुम्हारा बच्चों और थोड़ा दिमाग का दही होने वाला है, ओके। सेक्शन 43 की भी बात करूं मैं, उसकी भी बात करते हैं अपन। एंड 47, व्हाट इज बच्चों सेक्शन 47 अबाउट? वोटिंग राइट्स। व्हाट इज बच्चों 47 अबाउट? वोटिंग राइट्स, ठीक है एवरीबॉडी, आप ध्यान देना। 47 इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट लिमिटेड। तो तुम लोगों ने किया क्या फिर 47 में? क्या पढ़ा तुम लोगों ने? कुछ समझ रहा अक्षय भाई अमन? 47 वाज व्हाट, अबाउट व्हाट? कि इक्विटी वाले ऐसा करेंगे, प्रेफरेंस वाले ऐसा करेंगे। कुछ समझ रहा कि नहीं समझ रहा है ना? कि तुम्हारा 1 शेयर इज 1 वोट, या फिर तुम्हारा ये क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारे कुछ प्रोपोर्शन में रहेगा कैपिटल वगैरह के, हाँ है ना। पर बोलते हैं बच्चों 47 एप्लीकेबल ही नहीं है प्राइवेट लिमिटेड को, ओके एवरीबॉडी। कि इक्विटी वाले सभी रेजोल्यूशन में के वोट करेंगे, प्रेफरेंस वाले कुछ कुछ अमाउंट में ही वोट करेंगे, वो दिस एंड दैट, है ना। पर कौन सा प्राइवेट कंपनी? ओनली सच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हु हैज नॉट डिफॉल्टेड इन, अगेन फिर से वही टाइम, बस दो सेक्शन 92 एंड 137, दोनों में कुछ गड़बड़ नहीं किया। 92 तुम्हारा एनुअल रिटर्न, 137 तुम्हारा फाइलिंग ऑफ एफएस विद आरओसी, बार बार वही तुम्हारा आता है, ओके। दैट आल्सो आगे, ओनली इफ सो प्रोवाइडेड इन एओए, ओनली इफ सो प्रोवाइडेड इन एओए, अंडरस्टैंड? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, पहली बात तो कंडीशन वो। देन 92 एंड 137 बच्चों फॉलोड, बराबर। और एओए ने बोला, क्या बोला? सेक्शन 47 नॉट एप्लीकेबल, ओके। या फिर आई यूज सम अदर वर्ड्स ओवर हियर, सब्जेक्ट टू एओए। मैंने बच्चों उल्टा लिखा है यहाँ पे, सुनने में शायद या फिर पढ़ने में दिक्कत होगी, समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि हम लोगों ने सेक्शन 6 देखा था, थोड़ा समझोगे अच्छे से। हम लोगों ने बच्चों सेक्शन 6 देखा था। सेक्शन 6 क्या है? सेक्शन 6 एक्ट टू ओवरराइड एमओए एओए। वेरी गुड, याद आ रहा है सभी को? मतलब कौन सुप्रीम, सुप्रीम कमांडर कौन है बच्चों? हेल हिटलर कौन है बच्चों? मोदी जी मत बोलते ना, गालियां खाओगे, हाँ। तुम्हारे घर के आगे फिर प्रदर्शन होंगे, प्रदर्शन। हम्म। हु इज सुप्रीम बच्चों? एक्ट, याद तक याद है, सेक्शन 6 ने बोला। डायरेक्ट पाकिस्तान भेज दिया जाओगे तुम लोग, हाँ, सुबह उठोगे डायरेक्ट पाकिस्तान, ओके। ओके, क्या कह रहा था मैं? सो एक्ट टू ओवरराइड एमओए एओए, है ना। सो एक्ट इज बच्चों सुप्रीम, बट अंडरस्टैंड, मैंने कुछ और ही लिखा है, पर सेक्शन 47 इज एप्लीकेबल टू कंपनी सब्जेक्ट टू एओए, ओके। मतलब हियर इन दिस स्टेटमेंट, ये जो मैं स्टेटमेंट लिखा है मैंने, इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ बच्चों, सुप्रीम कौन है? एओए विल बी सुप्रीम टू सेक्शन 47, हाँ है ना। क्लियर क्लियर? ये किसके लिए बच्चों? ओनली फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मतलब एओए जो बोलेगा तो लागू, नहीं तो नहीं, करेक्ट। किसको इतना बच्चों फ्लेक्सिबिलिटी देके रखा है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, ये समझ, हाँ तुम समझ रहे हो, ओके। किसको फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों यहाँ पे देके रखा है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने सेक्शन 92 और 137 का कंप्लायंस किया है, और वही प्राइवेट लिमिटेड बच्चों कंपनी ने एओए में लिखा है दैट सेक्शन 47 इज एप्लीकेबल टू द कंपनी सब्जेक्ट टू एओए। तो हम हमारे मर्जी के मालिक, हमको डीवीआर अलग टाइप का कुछ देना है, डीवीआर देना ही नहीं है, हमको इक्विटी देना है, प्रेफरेंस देना है, प्रेफरेंस वालों को वोटिंग राइट देने हैं बच्चों एवरी रेजोल्यूशन में, या फिर इक्विटी वालों को भी की वोटिंग नहीं देना है,
हम कुछ भी कर सकते हैं। हम मतलब कौन? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके एवरीबॉडी। उन्होंने बोला इक्विटी वालों को पहले प्रेफरेंस मिलेगा, इक्विटी वालों को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, क्या करना है करो। समझ रहे हो किसको पर दिया है बच्चों फ्लेक्सिबिलिटी? ओनली फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। ये क्यों दिया? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्पेशली जब तुम कुछ अलग अलग टाइप के सिक्योरिटीज देना चाहती हो इन्वेस्टर्स को, है ना। जैसे अपन एक है अपने को सिलेबस में, लेट अस फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड कन्वर्टेबल वारंट। मतलब क्या? इन्वेस्टर ने बोला देख भाई मैं तेरे पे पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, मेरे को भरोसा नहीं कि तू पैसा मेरा रिटर्न कर पाएगा कि नहीं, है ना। तो देखो 5 साल का टाइम देता हूँ, 5 साल, है ना। तो 5 साल तक मैं ये डेट मारूंगा, डेट मतलब लोन। और 5 साल के बाद तेरे कंपनी का वैल्यूएशन देखते हैं, अगर वैल्यूएशन ठीक रहा तो मैं इसको शेयर में कन्वर्ट कर लूंगा, अगर ठीक नहीं रहा तो उसका डेट मारूंगा, मुझको मेरा इंटरेस्ट पेमेंट कर दे, मैं निकल जाऊंगा। क्लियर? ऐसा पावर रखा बच्चों इन्वेस्टर ने। let us say that is we'll call it as convertible warrant। convertible warrant मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि उसको डेट ही रखे या उसको इक्विटी में कन्वर्ट करे। इज इट ओके एवरीबॉडी? तो यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ सच फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट्स। सेक्शन 47। बट किसके लिए मैं तुमसे कह रहा हूँ बच्चों? ओनली फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और ये चीज एओए में उन्होंने लिखनी चाहिए। अंडरस्टूड और नो? कुछ समझा ऊपर से गया? लेट मी जस्ट गिव यू अ स्मॉल ट्रेलर ऑफ दैट, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन, और यू कैन से सेक्शन। लुक एट दिस क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा अजीब है ये। ओके, AOA of a private company states that, okay, it will issue preference shares which will have preference of dividend only but no preference of repayment of capital. Can it issue such preference shares? Okay, now look at the options. No. As per section 43, preference shares should have both the preference. No. Then this will become equity shares then. C. Yes. Because as per section 43, preference shares should have any one preference. And D. Yes. Because AOA allows issue of such preference shares and it is a private company. तुमको दिखा क्या टाइप का शेयर उन लोग बच्चों क्या दे रहे थे? प्रेफरेंस तुमको मिलेगा डिविडेंड में ही, बट नो प्रेफरेंस इन रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। यू कैन मेक, तुमको क्या बच्चों पे कॉम्बिनेशन बनाना बनाओ, यू कैन इशू एनी टाइप ऑफ बच्चों शेयर्स नाउ। ओके, यस यू कैन। किसके लिए? इसलिए तुमको ने बोला ना, इट इज ओनली फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। ओके एवरीबॉडी। और ऐसे कंपनी ने अपने एओ में सब लिख के रखा है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, दैट विल बी अलाउड। क्लियर ऑल ऑफ यू? देंगे कैपिटल, कुछ बच गया तो देंगे। ओके, पर प्रेफरेंस नहीं देंगे। डिविडेंड में जो पैसा है डिविडेंड में तुमको देंगे, रिपेमेंट में नहीं। यू कैन मेक सच शेयर्स। क्लियर? आगे जाए। इट इज बच्चों नॉट 1 पर्सन 1 वोट, है ना, नहीं होता है। बट व्हाट, वन वन शेयर इज 1 वोट। बेसिकली तुम्हारा कितना पैसा है, अल्टीमेटली वही इंपॉर्टेंट है कि नहीं। आगे बढ़े हम लोग। 48, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। वही कन्वर्टेबल का नॉन कन्वर्टेबल कर रहे हो, नॉन कन्वर्टेबल का कन्वर्टेबल कर रहे हो, है ना। तुम ओवरऑल बच्चों कैपिटल घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो, या फिर उनके राइट्स बच्चों छीन रहे हो या कम कर रहे हो। ओके, सो राइट्स attached to one or more classes of shares, okay, may be amended मतलब changed, rights may be amended depending upon requirements of the company। ठीक है, एग्जाम्पल कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू रिडीमेबल प्रेफरेंस, है ना। देन कन्वर्जन रिडीमेबल बच्चों टू कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ भी रहेगा। ओके, तो चेक करो एज पर लॉ अपना कुछ चेक करना है। 41, the rights attached to the shares of any class may be changed with the consent or in writing of not less than 3/4 of the issued shares of that class। okay, तुम एक क्लास का बच्चों उनका कुछ ना कुछ वोटिंग राइट्स या फिर राइट्स चेंज कर रहा है तो उनका कंसेंट लगेगा। एज एन बच्चों डिसीजन मेकिंग में, वोटर डिसीजन मेकिंग में मेंबर्स ही इन्वॉल्व है। तो हमको एक क्लास का जो भी रहेगा, हमारे कोई भी जितने कैटेगरीज ऑफ शेयर्स है, एक क्लास के बच्चों हम राइट्स चेंज कर रहे हैं, तो हमको वही क्लास के लोगों का एटलीस्ट 3/4 लोगों का
कंसेंट चाहिए इन राइटिंग. व्हेन आई से राइटिंग, इट कैन बी इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑल्सो. क्लियर? राइटिंग मतलब फिजिकल राइटिंग चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बट वी शुड हैव एविडेंस. इट कैन नॉट बी वर्बल. क्लियर? 3/4. यस क्लियर? और ध्यान देना, और by passing of SR. Okay, by passing of SR. If provision for such variation is contained in MOA AOA, मतलब MOA AOA ने अलाउ किया तुमको चेंज करने के लिए, तो या फिर in absence of any such provision there is no prohibition for making change. वो छोड़ो, वो A और B में बाद में आऊंगा. मुझको पहले इसका फर्क बताओ. तुमको बच्चों कंसेंट चाहिए 3/4 लोगों का, हाँ है ना बच्चों? क्लियर? या फिर SR. पागल है क्या बच्चों लोग? 3/4 भी बोलते हैं, SR भी बोलते हैं. इज नॉट बच्चों SR 3/4. फिर क्या फर्क रहेगा? क्या फर्क रहेगा? पहले बच्चों फर्क ये है कि 3/4 ऑफ, हाँ यही की क्या, if those class of shares didn't have more than 25% voting rights, they are in the problem. Okay. Okay अक्षता, हाँ. पहला फर्क ये है, जिनके शेयर्स चेंज हो रहे, पहला भाव, सबसे पहला भाव उनको दिया. ओके. देखो भाई, तुम्हारे राइट्स चेंज हो रहे, तुम वोटिंग करो. हमको तुम्हारे में से 3/4 वाले चाहिए कि जो हाँ कह जाए. उन्होंने बच्चों भाव खाया, नहीं देते जाओ, नहीं देते जाओ. तो कंपनी ने क्या बोला? कंपनी ने बच्चों सबको नोटिस भेज दिया. हाँ, कंपनी ने बच्चों सबको नोटिस दे दिया कि हमको ये क्लॉज के राइट्स चेंज करने हैं. अब सब पूरा गैंग आ गया. जो क्लास का चेंज करे तो वो लोग बेचारे तो अभी है तो है, प्लस बाकी पूरा गांव आ गया. गांव मतलब जितने भी मेंबर्स हैं. अब बच्चों वोटिंग होगा और बोलेगा ये क्लास का हमको राइट चेंज करना, क्या तुम हाँ कहते हो? बाकी के सब लोग मिला के SR पास हो रहा है. तो कुछ नहीं कर सकते फिर ये लोग. मतलब पहला बच्चों भाव हमने किसको दिया? जिनके चेंज करें उनको इज्जत में पूछा अपने 3/4. आई है ना तुम लोग? मतलब फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, अगर अपने जो क्लास अपन चेंज करें वो 100 है ना, अपने को 3/4 मतलब 75 लोग चाहिए हाँ कहने के लिए. यस चले, नहीं बोल दिया उन्होंने, भाव खाया बच्चों उन्होंने. अपने बच्चों बाकी के 900 लोगों को बुलाया. लेट अस से अपने पास टोटल 1000 मेंबर्स थे, हाँ है ना बच्चों? क्लियर? अब अपने पास 750 लोग भी हाँ बोल दिए तो भी चलेगा ना. अब इन्होंने बाकी के 100 लोग जो तो मतलब इनके ही थे ना, सबके सब ना कह रहे मान लो, तो भी अपने पास बहुत सारे लोग हैं बाकी के लोग हाँ कहने के लिए, तो भी बच्चों अपन फिर इन दैट केस पास करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं. कुछ समझा कि नहीं समझा? अब तुम 100 के 100 भी वहां पे हो गए तो भी हम लोग यहाँ पे चेंज करवा सकते हैं. इज इट ओके एवरीबॉडी? डिड यू अंडरस्टैंड डिफरेंस नाउ? सो 3/4 तुम्हारे वो वाले शेयर्स का ही रहेगा, मतलब वही क्लास का रहेगा. SR तो बच्चों सब लोग मिला के ही, हाँ डिपेंड्स के उनके फायदे के लिए, नुकसान के लिए, जो भी रहेगा. या कि स्कीम क्या है ना? आगे बढ़े हम लोग. हम्म. तो व्हेन कैन यू डू सच थिंग? इफ प्रोविजन फॉर चेंज इज ऑलरेडी कंटेंट इन MOA. दिख रहा है भी यहाँ पे. मतलब क्या? चेंज कर सकते हो, ये कहाँ पे लिखा गया है? MOA में लिखा गया है. तो अगर पता है MOA पब्लिक डॉक्यूमेंट बच्चों, MOA इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो. अगर तुमको समझ रहा है तो अपन ने थोड़ा सा बेसिक डिस्कस किया था. जैसे तुम कोई कंपनी के मेंबर बनते हो तो तुमने MOA साइन किया है, ऐसा माना जाता है ना? इट इज बाउंड. इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ू मैं. तो अगर ऑलरेडी अलाउड है MOA में कि तुम चेंज कर सकते हो, करो चेंज. बस ये 3/4 या फिर SR पास करवाओ. या फिर अगर MOA में लिखा नहीं है कि तुम चेंज करवा सकते हो, तो ये भी तो नहीं लिखा कि नहीं करवा सकते. चेक करो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है. और इन एब्सेंस ऑफ एनी सच प्रोविजन इन MOA, such variation is not prohibited by the terms of issue of that class. बस शेयर देते वक्त उनका जो भी ऑफर लेटर था, जो भी डॉक्यूमेंट, उसमें ऐसा कोई लिखा प्रोहिबिशन नहीं है that you can't change rights of this shares anytime in future. ये भी नहीं लिखा है.
क्लियर? तो हाँ नहीं है तो ना भी तो नहीं है, तो वी हैव पास्ट एसआर बच्चों, या फिर 3/4 मेजोरिटी, क्लियर और नो, एंड देन वी कैन चेंज द राइट्स। इज इट ओके? समझे? क्लियर? हाँ, ओके। चीटिंग करता है तू, है ना बच्चों? इफ वी सी, ऐड कैनॉट ओवर एट एमओ एओ हमेशा ना बच्चों, है ना, उनको बाकी का तो फॉलो करना पड़ेगा। हम्म, आगे, इफ वेरिएशन बाय वन क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स अफेक्ट्स द राइट्स ऑफ एनी अदर क्लास ऑफ शेयर, एक को बच्चों चेंज किया, है ना, तो थोड़ा सा बाजू को भी थोड़ा एडजस्ट, तू भी थोड़ा एडजस्ट करना, है ना, इसका बच्चों कुछ कम हो गया तो उसका कुछ ज्यादा हो रहा है, इसका कुछ ज्यादा हो रहा है उसका कुछ कम हो गया, ओके। तो अगर एक हमारे क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स में एक कुछ चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से अगर दूसरे को भी कुछ फर्क पड़ रहा है, अफेक्ट द राइट ऑफ अदर क्लास, तो बच्चे दूसरे वालों का भी हम कंसेंट लेके आएंगे। एक की वजह से दूसरा हो रहा है ना चेंज, तो उनका भी बच्चों उनको भाव देना पड़ेगा। द कंसेंट ऑफ 3/4 ऑफ अदर क्लास बच्चों शैल ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड, इंपॉर्टेंट, ओके। इज ओके और नो बच्चों? इज ओके? आगे, where the holders of not less than 10% of issued shares of a class did not consent, कितना मेजोरिटी चाहिए बच्चों? ये तो 3/4 ऑफ द सेम क्लास, या फिर क्या, एसआर पास करवाया। अब जो क्लास का चेंज हो रहा है वो क्लास के कम से कम 10% लोगों ने अगर ना कहा था और वो साथ में आ गए एज अ, फॉर एज अ सिंबॉलिक, लेट अस से सिंबॉलिक मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, बच्चे वो जाएंगे मम्मी के, मम्मी देखो पापा ने क्या किया, है कि नहीं बच्चों? इस वजह से बच्चों लोग दे कैन अप्लाई टू ट्रिब्यूनल टू हैव द वेरिएशन कैंसल्ड, कि कैसे हमारे खिलाफ है, हमारे पर अत्याचार हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, ओके एवरीबॉडी। कौन? कम से कम 10% लोग जिन्होंने बच्चों कंसेंट नहीं दिया है, दे कैन अप्लाई टू ट्रिब्यूनल टू हैव द वेरिएशन कैंसल्ड। इसलिए ऑल ऑफ यू, हाँ ना, ऑल ऑफ यू ठीक है यहाँ तक? आगे बढ़े हम लोग। हम्म, अब तो ध्यान देना, तो 10% वालों को भी भाव मिल रहा है। इन दैट केस ये लोग गए ट्रिब्यूनल के पास बच्चों, then such variation shall not have effect unless confirmed by tribunal, मतलब कि बच्चों they'll have to wait for tribunal order। ट्रिब्यूनल बच्चों इसमें अभी ध्यान देगी और देखेगी वेरिएशन वेरिएशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना। तो सच एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल शुड बी मेड विद इन 21 डेज ऑफ रेजोल्यूशन बीइंग पास्ड, ये जो भी तुम्हारा 3/4 वाला था या फिर एसआर जिस दिन पास हुआ उसके विद इन 21 डेज ये 10% लोगों ने कम से कम जाके ट्रिब्यूनल को कंप्लेंट करना चाहिए। The decision of tribunal shall be binding on all the shareholders, no doubt about it। सबसे सुप्रीम बच्चों कौन? कोर्ट। The company shall within 30 days of the date of order of tribunal file a copy thereof with the ROC, जो भी रहेगा whatever decision बच्चों फेवर में या अगेंस्ट कुछ भी रहेगा, बट वो कोर्ट ऑर्डर है, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है बच्चों, वो आरओसी के रिकॉर्ड में जाना चाहिए। डन ऑल ऑफ यू? अरे हाँ या ना? ठीक है ना? आगे बढ़े, अंडरस्टूड? तो 48 में तुम्हारा क्या रहेगा? 3/4 मेजोरिटी या फिर एसआर। एक क्लास की वजह से दूसरी क्लास को धक्का पड़ रहा है तो दूसरे क्लास को भी हमको चाहिए 3/4 का वोटिंग राइट्स, सॉरी क्या बोलते हैं, कंसेंट। अगर 10% लोग जो ना खुश थे वो कंप्लेंट कर रहे हैं, दे कैन गो टू ट्रिब्यूनल 21 डेज के अंदर, करेक्ट। एंड देन ट्रिब्यूनल का जो भी ऑर्डर रहेगा वो फाइनल रहेगा, और जैसे बच्चे जो भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आता है उसको हमको फाइल करना है विद आरओसी इन 30 डेज। बाबू को बताना बच्चे, बाबू बाबू देखो क्या हुआ हमारे साथ, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है। डन डिलीवर ऑल ऑफ यू? अरे हाँ, चलो ये फिर 3 सेक्शन आज के लिए उड़ाते हैं अपन, चलेगा? फोर्टी नाइन, 47, 42 तुम्हारा हो चुका। तो शेयर होल्डर 3/4 और 10% क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, नहीं 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 नहीं, 3/4 या फिर एसआर, है ना। 10% कॉस्ट की बात करें हम लोग, जो लोग खुश नहीं है डिसीजन से वो लोग जा सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास। कुछ समझ रहा है कि नहीं? कौन जाएंगे ट्रिब्यूनल के पास बच्चों? वेरिएशन कैंसिल करने वाले ना, ना कहने वाले नाराज लोग, है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल तुमको एसआर चाहिए, तो तुम्हारा एसआर पास हुआ 80% 20% के रेशियो में, 80% वाले फेवर में थे, 20% वाले फेवर में नहीं थे, तो ये 20% वाले में से कम 10% लोगों ने जाना चाहिए
ट्रिब्यूनल के पास कंप्लेंट करने के लिए, अगर उनको कैंसल करवाना है वेरिएशन तो। इज इट ओके? मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी भाव मिलेगा अगर वो डायरेक्टली ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं तो। फिर ट्रिब्यूनल वगैरह चेक करेगी, देखेगी कि वो सही है गलत है जो भी है, और ट्रिब्यूनल का डिसीजन विल बी फाइनल। अरे हाँ या ना बच्चों? आगे जाओ मैं। यस, ऑल ऑफ यू। कॉल्स वाले बच्चों सेक्शन बहुत टाइम पास, कुछ खास नहीं उसमें। हम्म So demands and calls are made by company of security holders to pay the amount called up in respect of partly paid shares. टाइम पास है। 49 49 बच्चों, यूनिफॉर्म तुमको कॉल करना पड़ेगा। तुम्हारे कोई भी शेयर होल्डर नजदीक और ये कोई भी शेयर होल्डर दूर का नहीं होता है। शेयर होल्डर बच्चों शेयर होल्डर ही होते हैं। मतलब किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा व्हेन यू आर मेकिंग अ कॉल। तुम जब कॉल करते हो तो पूरे क्लास कैटेगरी पर बच्चों कॉल कर रहे हो। कोई शेयर होल्डर को कम और कोई शेयर होल्डर को ज्यादा कॉल नहीं कर सकते हो। लॉजिकली समझा ऑल ऑफ यू? किसी को कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। सो दीज कॉल्स हैव टू बी मेड यूनिफॉर्मली and there should be no differentiation for a given class of security holders. Clear? दूसरा इंपॉर्टेंट, कंपनी बच्चों एडवांस अमाउंट रख सकती है, अनकॉल्ड अमाउंट ऑल्सो, अनकॉल्ड। ओके, सो कंपनी कैन कीप एडवांस सब्सक्रिप्शन और कॉल मनी रिसीव्ड इन एडवांस इफ, इंपॉर्टेंट बच्चों, ऑथराइज बाय एओए। ये इंपॉर्टेंट है, एओए ने ऑथराइज किया तो ही बच्चों एडवांस पैसा रख सकते हैं। क्लियर लियो? हाउएवर, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से तुमको ज्यादा वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। नो वोटिंग राइट अलाउड टू मेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस अमाउंट टिल द अमाउंट इज ड्यूली कॉल्ड आउट। मतलब क्या, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, पैसा फेंकोगे ज्यादा, है ना? ज्यादा पैसे दिखाओगे हमको और वोटिंग राइट ज्यादा ले लोगे बाकी के लोगों से? नहीं, जितना कॉल किया है, कॉल एंड पेड, आई रिपीट द वर्ड, कॉल्ड एंड पेड, उतने कहां ही तुमको बच्चों प्रोपोर्शन वोटिंग राइट्स मिलेगा। जो अनकॉल्ड है और तुम पे कर चुके हैं एज अ मेंबर, तो तुम्हारा वोटिंग राइट्स नहीं बढ़ता है। आई एम रिपीटिंग, अनकॉल्ड पैसा है, अनकॉल्ड अमाउंट और तुमने पे कर दिया, उससे तुम्हारे बच्चों वोटिंग राइट्स नहीं बढ़ता है। इट हैज टू बी फेयर ना बच्चों, फेयर एंड हैंडसम, है कि नहीं बच्चों? जो मांगा है उतना दिया क्या, पहले वो देखो। जो नहीं मांगा है तुमने दे दिया, तो उसका तुमको अलग से कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा। कुछ समझ रहे हो कि नहीं? कंपनी उसका पैसा इस्तेमाल करेगी, करेगी, जो भी रहेगा दैट इज सेपरेट थिंग। एक्स्ट्रा पैसा जो पे किया, एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा पैसा जो पे किया पहले से ही, उसका अलग से ज्यादा वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। क्लियर क्लियर? हाँ है ना? हाँ, ओके एवरीबॉडी, ठीक। बोल रहे क्या रे चिकने, ज्यादा पैसा है तेरे पास पर मिलेंगे कुछ नहीं, ठीक है? आगे 10, एडवांस पेमेंट कैन नॉट लीड टू, स्टार मार्क करोगे ना इधर, पैसे का धौक क्या बोलते हो, धौस जमा रहा है। The advance payment कैन नॉट लीड टू इंक्रीज वोटिंग राइट, बट डिलेड तेरी तो, मांगा तब देता नहीं, बट डिलेड पेमेंट बच्चों कैन लीड टू डिक्रीज वोटिंग राइट। सही है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पैसे का चक्कर बाबू भैया, हाँ या ना? ज्यादा दिया तो वोटिंग राइट नहीं बढ़ता है, मांगा और नहीं दिया तो घटता है। ओके एवरीबॉडी, इन द प्रोपोर्शन ऑफ पेड अप, बट आई एम अगेन रिपीटिंग, प्रोपोर्शन ऑफ कॉल्ड एंड पेड अप। क्लियर? The company can pay proportionate dividends also. Yes, no doubt about it. 51. In proportion to amount paid on each share if authorized by AOA, है ना? अगर AOA ने अलाउ किया तो हम प्रोपोर्शन डिविडेंड ही पे करेंगे, जितना हम लोगों ने, जितना बच्चों भाई साहब ने पेमेंट किया है शेयर होल्डर ने, है ना? कंपनी कैन पे प्रोपोर्शन डिविडेंड्स इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड ऑन ईच शेयर इफ ऑथराइज्ड बाय AOA। ऑलराइट क्लियर ऑल ऑफ यू? कॉल्ड है पर अनपेड है, कॉल्ड एंड अनपेड, तो बच्चे तुम्हारा सेशन डायरेक्टली तुम्हारा कौन सा, हम एडजस्ट कर सकते हैं उसको। 127 में अपने को देके रखा है, आई एम रिपीटिंग द वर्ड, कॉल्ड एंड अनपेड है, तो उसका जितना भी ड्यू भी होता है बच्चों डिविडेंड, उसमें से भी हम काट लेंगे पैसा जो भी हमको आना चाहिए था। कुछ समझा है? ऊपर से गया। कॉल्ड मतलब कि बच्चों डिमांड, और मानो शेयर होल्डर बच्चों पेमेंट नहीं किया, उसने आधा अधूरा अब तक जो भी रहेगा पेमेंट करके रखा था, वो जो भी आधा अधूरा पेमेंट करके रखा है उसके, और उसका डिविडेंड अर्न हुआ उसका, ओके, अक्रू हुआ, तो जो भी डिविडेंड अक्रू हुआ है उसमें से
हम कॉल्ड एंड अनपेड पैसा निकाल सकते हैं, समझा? बचा कुछ अगर कुछ बचा कुछ रहेगा फिर हम उसको पेमेंट कर देंगे। इज इट ओके एवरीबॉडी? को तम दे कि नहीं तम दे? अरे हाँ, यस चलिए एवरीबॉडी बोलो। हम्म, बूझे। Moonstar Limited is authorized by its articles to accept the whole or any part of the amount of remaining unpaid। मतलब या remaining unpaid मतलब क्या? Calls from any member and uncalled बोलना चाहिए था, from any member although no part of the amount, हाँ वही ना, although no part of the amount has been called up। कॉल ही नहीं किया पर वो भी पैसा रख सकते हैं, मतलब क्या? कंपनी को अलाउड है एडवांस रखना, कंपनी को बच्चों अलाउड है एडवांस रखना। क्लियर ऑल ऑफ यू? ए शेयर होल्डर ऑफ मूनस्टार, मूनस्टार तो शो का नाम था ना रे अब है। अच्छा था वो। A shareholder of Moonstar deposits in advance the remaining amount due on his shares without any calls. Does that बच्चों increase in his voting rights? Answer is no, बिल्कुल नहीं। Yes everybody? अरे हाँ या ना? उसने कहा प्लीज, मैंने कहा नो। हाँ या ना बच्चों? शेयर होल्डर ने कहा प्लीज, कंपनी ने कहा नो। क्लियर? पैसा देख के बच्चों पैसा फेंक, वोटिंग राइट्स खरीदो, ये बच्चों कंपनी में नहीं हो सकता है ना। गजब ना बच्चों, गजब। मतलब फेयर, यहाँ पे फेयर की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, फेयर, बीइंग फेयर। कोरिएंडर मसाले, वो मूवी थिएटर में जाओ कभी, जब भी तुम एग्जाम के बाद जाओगे तब, एमडीएच मसाले का के आगे बच्चों 100 स्टेप्स, 100 टाइम्स आगे तुम्हारा वो कौन सा एवरेस्ट मसाला चला गया, इतने भर भर के एड्स, माँ कसम से उसके बाद फिर दो चार ऐसा लगता है कि भाई दिन भर हम लोग मसाले ही खाते रहते हैं, इतने एड्स चलते हैं आजकल मसाले। एनीवेज कोरिएंडर मसाले, ठीक है, हैज इशूड 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ओके फेस वैल्यू 10, और में 6 बच्चों हैज बीन क्वाल्ड टिल अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ, 4 अब तक बनाया नहीं। रीना के पास 10,000 शेयर्स है ऑन विच शी हैज पेड होल ऑफ द, बहुत पैसा रीना के पास। इन अपकमिंग ईजीएम शी वांट्स टू एक्सरसाइज हर वोटिंग राइट्स एज ओनर ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। कोरिएंडर वाले बोलेंगे तू घर बैठे कोरिएंडर खा, हाँ या ना? उसके बच्चों शी विल नॉट गेट, ओके बच्चों, वोटिंग राइट्स ऑफ पूरा 10 रुपया। तेरे पास होगा पैसा, तुमने हमको दिया, हाँ, इसका मतलब ये नहीं हम तुमको पूरा वोटिंग राइट्स अभी दे देंगे। ओके, नॉट पॉसिबल, यू कांट बच्चों पे एक्स्ट्रा, नॉट एक्स्ट्रा, यू कांट पे अनकॉल्ड मनी एंड इंक्रीज योर वोटिंग पावर, नहीं हो सकता। क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ रहे हो ना ऑल ऑफ यू? समझ रहे हो? हम्म ये वाला एग्जांपल में बच्चों कंपनी तो अलाउड थी एडवांस रखने की, उसको कोई टेंशन नहीं, बिकॉज इट वाज ऑथराइज्ड बाय एओए। ठीक है, यहाँ पे तुम यू कांट इंक्रीज योर वोटिंग पावर। ये तुम्हारा क्या प्रीमियम और डिस्काउंट चलता है, अच्छा वो तो टाइम बस यार, फेस वैल्यू के ऊपर प्रीमियम, फेस वैल्यू के नीचे डिस्काउंट। यू आर नॉट अलाउड टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, कोई कोई स्कोप ही नहीं है। कुछ इसमें एक्सेप्शन आएंगे, वो हम उसको बाद में देख लेंगे, है ना बच्चों? ठीक है यहाँ तक? और तुम्हारे बच्चों एसपीए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट की 5 ही चाबियां बराबर है, यूज ऑफ प्रीमियम। तुम बच्चों प्रीमियम किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो? बस 5 रीजन है तुम्हारे, एनीथिंग एल्स नॉट एट ऑल। क्लियर और नो? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट किसके लिए है? फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, आई थिंक हैव डिस्कस दिस, अभी तुमने अकाउंटिंग में किया रहेगा, जस्ट आई जस्ट वांट टू आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, बोनस शेयर में फिर से आएगा वो, अकाउंट्स में किया रहेगा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ उसका अकाउंटिंग इंपैक्ट वगैरह इफेक्ट। बोनस शेयर से बच्चों तुम्हारा वेल्थ बढ़ता है क्या? वेल्थ बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? नहीं बढ़ता। क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं। क्या घटता है? वैल्यू बच्चों, है ना? गुडविल तो बढ़ेगा नो डाउट, खुश, बस खुश करने का तरीका, हाँ है ना? बोनस शेयर्स किसने बीच में रिसेंटली दिया? नायका ने दिया, भर भर के दिया बोनस शेयर्स, उसका बोनस शेयर्स का टैक्स इंपैक्ट भी आता है, वो अलग बात है। नेक्स्ट ऑल ऑफ यू, बोनस शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है इनकम टैक्स में? पूछू के नहीं, जीरो आता है ना बोनस शेयर्स का बच्चों। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोनस शेयर्स का इनकम टैक्स में क्या आता है? जीरो आता है। पर अगर तुम मार्केट में बेचोगे तो फेयर मार्केट, जो भी मार्केट का जो भी रेट है वो तो सेल वैल्यू आएगा, मतलब पूरा टैक्सेबल बेसिकली। बोनस शेयर अगर तुमको 1:1 मिल रहा है, तो तुमको एक नया वाला शेयर मिला,
जो भी अमाउंट है सेलिंग प्राइस 100% प्रॉफिट बच्चों को तो तुम्हारा, हाँ है ना, फुली टैक्सेबल, बिकॉज सीईओ ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बच्चों टेकन एज निल। इज इट ओके? एनीवेज, बट बोनस जैसे तुम इशू करते हो, तुम्हारा प्राइस बच्चों मार्केट प्राइस या फिर प्राइस जो है घट गया। इज इट ओके एवरीबॉडी? तो वेल्थ एज सच जनरेट नहीं हो रहा है, बट नंबर ऑफ शेयर्स तुम्हारे इंक्रीज होते हैं, प्राइस कम होता है, और कुछ नहीं। एज वेल एज इट इज नॉट एज सच बेनिफिशियल अगर शॉर्ट टर्म के एंगल से देख रहे हो, बिकॉज बोनस शेयर्स का डायरेक्टली प्रॉफिट टैक्सेबल हो जाता है, फुल अमाउंट। एनीवेज, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी इधर से उड़ा दो बच्चों प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को। देन राइटिंग ऑफ एक्सपेंस ऑफ कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, है ना, एनी इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स का कमीशन। And in providing a premium payable on redemption of any redeemable preference shares or debentures of the company, है ना, redeemable debentures और redeemable preference shares and buyback के लिए वो पैसा तुम बच्चों वहां तुम इस्तेमाल कर सकते हो। डन ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो इसके आगे जो भी रहेगा रजिस्ट्रेशन तो अपन इसको अगले लेक्चर में लेते फिर, कि कब तुम डिस्काउंट वाले नहीं कर सकते हो, स्वेट इक्विटी क्या। मजेदार बच्चों चैप्टर है ना, हर एक चीज में बच्चों इसमें घूम भर भर की चीज है, ठीक है। सो दैट आई विल डील इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। बट अच्छे से ध्यान रखना चैप्टर का, और प्लीज बी रेगुलर, अच्छे से मतलब रेगुलर रहना ही रहना, नो डाउट अबाउट इट, ओके एवरीबॉडी। सिंसियरली करना और रिवाइज करना, मेरा क्लास होने के बाद तुमको फिर से रिवाइज करना ही है, Q&A क्वेश्चन आंसर तो करना ही है तुमको, ओके ऑल ऑफ यू, डोंट बी लेजी नाउ, है ना। करो सब लोग पढ़े अच्छे से, 12 to 14 आवर्स मिनिमम, उससे ज्यादा कर सकते तो उससे ज्यादा करो, गिव योर बेस्ट, इजंट इट? तो फिर तुमको कुछ ऐसा गिल्टी फील नहीं आएगा कि हाँ भाई मैंने किया नहीं था वगैरह इसलिए ऐसा रिजल्ट आया। तुम तुम्हारा बेस्ट दो तुम्हारे एंगल से, है कि नहीं? सो गिव योर बेस्ट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, यू विल गेट योर रिजल्ट, नो डाउट, पॉजिटिव रिजल्ट। यस एवरीबॉडी, तो एटलीस्ट तुमको पता तो चले, अच्छा ये मिसिंग था वो मिसिंग था, जो भी रहेगा अगले, मैंने पिछली बार ये नहीं किया था वो नहीं किया था, तो यू हैव टू कवर अप दोस थिंग्स नाउ अच्छे से, है ना। ऑलराइट, सो गिव योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट, ऑनेस्टली, ओके। चलो मिलते बच्चों अपन फिर से कल, यस, गुड नाइट्स। If these videos help you guys on YouTube also, या फिर anywhere you are watching, पक्के से वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो एटलीस्ट, है ना, टेक आउट सम टाइम, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आई गेट लॉट्स ऑफ मोटिवेशन टू डू दिस फॉर यू गाइस, है ना। सो पक्के से सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को तुम्हारे सभी फ्रेंड्स के साथ, तुम्हारे कोई भी ग्रुप्स के साथ, लाइक करो एंड कमेंट करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।